नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने 596 गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें सरल बनाया जाना, जिनमें से 494 को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में हाल फिलहाल वायु प्रदूषण कंट्रोल में है। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैं रोज दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़े दिखाता हूं। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन अगले 3 साल में ये नजर नहीं आएंगे। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत के बाद दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बन चुकी सभी लैंडफिल साइट्स को समतल और बंद करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद गाजीपुर पुलिस ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। और यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का असर दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। इस बीच नोएडा पुलिस द्वारा डीएनडी पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग करने से करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें कि केजरीवाल सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए सभी परमिट 60 दिन के भीतर जारी किए जाने हैं, जिसमें बिजली कनेक्शन को आसान बनाने, विशेष कॉमर्शियल कोच और पार्टनरशिप फर्म के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा जैसे प्रयासों के दम पर राजधानी 2017 से 18 के स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 23वें पायदान की छलांग लगाकर 2019 में 12वें पायदान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ दिल्ली सरकार ने 596 गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें सरल बनाया जाना है। इनमें से 494 स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इन सेवाओं में प्रॉपर्टी म्यूटेशन, कारोबारी लाइसेंस एवं नवीकरण शामिल हैं। सरल बनाई गई और डिजिटलीकरण में की गई 494 सेवाओं में 72 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, 155 तीनों नगर निगमों, 22 श्रम विभाग, 24 परिवहन विभाग, 17 दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय और 16 दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ 9 राजस्व विभाग से जुड़ी हुई है। तो राजधानी दिल्ली में हाल फिलहाल वायु प्रदूषण कंट्रोल में आ चुका है। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं रोज दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़े दिखाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि सर्दियों के कुछ महीनों को छोड़कर बाकी के समय में दिल्ली में प्रदूषण लगभग कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता है। जबकि 15 सितंबर के आसपास मैंने ट्वीट शुरू कर दिए थे और अभी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल में है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब आसपास के राज्यों के किसानों को अब पराली जलानी पड़ेगी। इस वजह से कुछ दिनों में हम दिल्ली में प्रदूषण होते देखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पराली को लेकर पड़ोस की सरकारों ने भी कुछ नहीं किया है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन अगले 3 साल में ये नजर नहीं आने वाले। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि दरअसल स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत के बाद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन चुकी सभी लैंडफिल साइट्स को समतल और बंद करने का फैसला किया गया है। जबकि लैंडफिल साइट्स को खत्म करने के लिए दिल्ली नगर निगम के तीनों निकाय कचरे को ऊर्जा में बदलने के संयंत्र लगाने से लेकर बायो माइनिंग तकनीक अपना रहे हैं। बहरहाल दिल्ली नगर निगम के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के नगर निगमों ने अपने अपने क्षेत्र में आने वाले लैंडफिल को बंद करने के लिए लैंड लाइन तैयार की है। इस कड़ी में नॉर्थ एमसीडी ने जून 2022, साउथ एमसीडी ने दिसंबर 2023 और ईस्ट एमसीडी ने दिसंबर 2024 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का प्लान तैयार किया है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक हर रोज शहर में करीब 11,400 टन कूड़ा निकलता है। इसमें 6,200 टन गाजीपुर, ओखला और भलसवा के लैंडफिल में फेंका जाता है। वहीं 5,200 टन कूड़े को WTI और कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले संयंत्रों की सहायता से स्थानीय स्तर पर प्रोसेस किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद गाजियाबाद पुलिस ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। यही नहीं, इस वक्त दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज हफ्ते का पहला दिन होने के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है और यहां से पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि कोई भी बवाल आगे ना हो सके। वैसे गाजियाबाद पुलिस ने रविवार की शाम को ही यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए किसानों में उबाल है। इस वजह से दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर बंद करने का यह फैसला लिया गया है। वहीं इसी मौके पर
गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत समेत काफी संख्या में लोग पिछले कई महीनों से डेरा डाले हुए हैं। वहीं इस दौरान कई बार गाजीपुर बॉर्डर में हंगामा भी किया जा चुका है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच नोएडा पुलिस द्वारा डीएनडी पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग करने से करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 को बंद कर दिया है। ट्रैफिक सामान्य करने के लिए सुबह से बंद चल रहे नेशनल हाईवे 9 को अभी खोल दिया गया है। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सराय काले खां से गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है। नोएडा पुलिस किसी अनहोनी की आशंका के कारण बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही है ताकि नोएडा में कोई भी बवाल न हो सके और इसी वजह से डीएनडी से गुजरने वाले लोगों की भीषण जाम होने की वजह से उनको जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। और यही नहीं, नोएडा डीएनडी पर भी वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें 57 दिनों बाद दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण दर 0.10% दर्ज हुआ है। इससे पहले दिल्ली में औसतन 0.4 से लेकर 0.8% के बीच संक्रमण पाया जा रहा था, लेकिन सोमवार को ये 0.10% तक पहुंच गया है। इससे पहले 8 अगस्त को दिल्ली में संक्रमण का जो दर था वो 10% दर्ज हुआ था। हालांकि उस समय सोमवार की तुलना में लगभग दोगुने सैंपलों की जांच हुई थी, तब जाकर इस स्तर पर संक्रमण दर पाया गया। लेकिन सोमवार को 8 अगस्त की तुलना में आधे सैंपल की जांच हुई और 10% संक्रमण दर पाया गया है, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड जो है वो बढ़ा है या नहीं है, कि हो सकता है कि अचानक हुआ हो और मंगलवार या बुधवार को ये कम हो जाए, लेकिन अगर ट्रेंड बढ़ता ही रहा तो चिंता की बात जरूर है। इसलिए इसे अलर्ट के रूप में लेना चाहिए और सभी को कोविड बिहेवियर का पालन सख्ती से करना चाहिए ताकि कहीं से भी संक्रमण का फैलने का मौका नहीं मिल सके। रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार को जहां 34 नए मामले आए, वहीं 22 मरीज रिकवर भी हुए। साथ ही दिल्ली में 398 कोविड के एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 245 मरीज एडमिट हैं और 118 मरीज होम आइसोलेशन में पाए गए हैं। 3 बार फोन बंद कर लिया, 4 बार फ्लाइट मोड लगा दिया, बाद में पता चला कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ही बंद है। जी हां, ये बात और ये वाकया कल रात का है, जहां पर ये मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वजह 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स वाले फेसबुक की बत्ती सोमवार को गुल हो गई। रात करीब 8:45 बजे उसका सर्वर डाउन हो गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हर घंटे $5.45 लाख का नुकसान झेल रहा था, वह भी केवल अमेरिका में। फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑकुलस भी करीब 6 घंटों तक पूरी तरह से ठप रहे। देर रात फेसबुक ने कहा कि कुछ सेवाएं यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी ने तो माफी मांगी ही, मगर यह नहीं बताया कि दिक्कत कहां से आई। अब तक सामने आई जानकारी क्या तस्वीर पेश कर रही है, आइए आपको इसके जरिए बताते हैं। बता रहे कि फेसबुक दुनिया का सबसे ज्यादा यूज करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ऐसे में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल मैसेजेस शेयरिंग करने का ऐप है। इंस्टाग्राम की बात करें तो युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय ऐप है और ये तीनों ही सोमवार रात को डाउन हो गए थे। यूजर्स अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, कोई भी सर्विसेज यहीं पे थम चुकी थी। फेसबुक की इंटरनल एप्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। कंपनी का अपना ईमेल सिस्टम भी ठप हो चुका था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि कंपनी के कैलिफोर्निया कैंपस में कर्मचारी व ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम्स भी एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, जिनके लिए सिक्योरिटी बैज की जरूरत थी।
तो बता दें कि खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के करनाल में सोमवार रात किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का आवास का घेराव किया है। किसान मेरठ पे गिरफ्तार हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। रामनगर में बने सीएम आवास में करीब 8:30 बजे किसानों का दल पहुंच गया था। यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सीएम आवास में उनका धरना गुरनाम सिंह की रिहाई तक चलेगा। सीएम आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार किसानों को वहां से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अरावली के वादियों में सरकारी जमीन पर बरसाई गई खेती कॉलोनी की तर्ज पर न्यूटन रेलवे स्टेशन के पास 16,000 स्क्वायर मीटर रेलवे की जमीन भूमाफिया बेचकर कॉलोनी बसाते रहे और रेलवे अधिकारी सोते रहे। भूमाफियों ने यूपी, बिहार व राजस्थान के गरीब मजदूरों को 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए प्लॉट की दर से जमीन बेचकर 720 मकानों की पूरी कॉलोनी बसा दी। नगर निगम और बिजली विभाग से यहां कनेक्शन देकर सीवर लाइन और गली तक बना दी, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने भी इस ओर देखने का प्रयास नहीं किया। जानकर आपको हैरानी होगी कि 50 साल पहले कॉलोनी बसनी शुरू हुई और रेलवे अधिकारी अपना समय काट कर जाते रहे। अधिकारियों को अब अपनी जमीन पर कब्जे की याद आई। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। सोमवार को दूसरे चरण में अभियान चलाकर करीब 240 मकान तोड़ दिए गए। न्यूटन रेलवे स्टेशन के पास में ही झल्ली कंपनी की जमीन है और ये जमीन अभी खाली पड़ी है। कंपनी ने अपनी दीवार बना रखी है। इस दीवार के बाद रेलवे की जमीन है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे की जिस 16,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर संजय नगर कॉलोनी में बसी थी, आज उसकी कीमत 80 से 90 करोड़ की है। न्यूटन एरिया का प्राइम लोकेशन माना जाता है। तो राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर बनकर महिला डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। यह महिला श्री बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की वारदात को अंजाम दे चुकी थी। मुरलीपुर इलाके में 17 अक्टूबर 2020 में लूट हुई थी। जयपुर पुलिस ने इसे आगरा से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल में फरारी काट रही थी और पुलिस ने गैंग में महिला सदस्य की जरूरत बताकर झांसे में लिया और फिर वह नेपाल से भारत आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि डीसीपी पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार ईशा परियार उर्फ ईशू सिंह उर्फ निशा उर्फ बिट्टू, यही सारे नाम हैं जो नेपाल में वार्ड नंबर 13 नगरपालिका रत्नगर जिला चितवन में रहती है। कभी कभी दिल्ली में मालवीय नगर थाना क्षेत्र में प्लॉट नंबर 23A और फर्स्ट फ्लोर खिड़की में भी रहती है। मगर ईशा परिहार भारत में अपना नाम व पहचान बदल कर रह रही थी। देश के अलग अलग राज्यों में डकैती व लूट की वारदात करके नेपाल भाग जाती थी। नेपाल में वह कहां रहती है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन गैंग के सदस्यों को भी इसका पता नहीं है। साथियों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क में रहती है। जयपुर में, मुरलीपुरा और हरियाणा के करनाल में डकैती और लूट के 3 वारदातों को अंजाम देकर वह नेपाल भाग गई। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बताएं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है और उस पर चल रहा मामला विधि द्वारा स्थापित एक सरकार के कारण नहीं बल्कि किसी बादशाह के हुक्म का नतीजा है। संशोधित नागरिकता कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी NRCA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में इमाम को गिरफ्तार किया गया था। इमाम ने 2019 में 2 विश्वविद्यालयों में भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर असम और बाकी पूर्वोत्तर को भारत से काटने की धमकी दी थी। इस संबंध में दर्ज मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने किया था। जिन भाषणों के लिए इमाम को गिरफ्तार किया गया था वह कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और
16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए थे। इमाम पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूपीए के तहत मामला दर्ज है और वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके विरुद्ध राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। सीमापुरी में कारोबारी से रंगदारी मांगने पहुंचे बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस को सूचना मिली तो एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। बदमाश वहां से भागकर अपने मोहल्ले में चले गए। पुलिस ने जैसे ही उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करने के अलावा हमला कर दिया। थाने से पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। इसके बाद किसी भी तरह एक आरोपी मोइदुल को गिरफ्तार किया गया। हमले में एसएचओ पद्म सिंह राणा, एएसआई ओमपाल, विजय कुमार, महावीर व सिपाही मुकेश घायल हो गए हैं, जबकि सरकारी वाहन को भी क्षति पहुंची है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छानबीन के बाद पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान रुखसाना, महमूदा, फिरोज, अजल, इकबाल, हसीबुल, दाराजुल, मोहम्मद मियां और राहुल अमीन के रूप में हुई है। बाकी की तलाश अभी भी जारी है। तो लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचले जाने से हुई हिंसा के बाद अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा चुकी है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी करके यूपी सरकार पर लोकतंत्र की खत्म करने और तानाशाही करने का आरोप लगाया है। गहलोत अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस को हिरासत में ले लिया और जिसके बाद मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। वे प्रमुख विपक्षी नेता है और लखीमपुर खीरी जिले में कल जो किसान मारे गए उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। वो विपक्षी नेताओं को गैर कानूनी तरीके से रोका जाना लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है। किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया। फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, जो सरासर गलत है। प्रियंका जी उन परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने प्रियजनों को कल की हिंसा में खोया है। उस कर्तव्य निर्वहन के लिए उनको रोकना पूर्णतया अनुचित है। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में मामूली बात पर जमकर लाठियां चली हैं। एक ही परिवार के 2 पक्ष लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। महिला और बुजुर्गों को भी इस दौरान पीटा गया। चीख पुकार मच गई। विवाद खेत की मेड़ में तार फेसिंग को लेकर मारपीट के दौरान हुआ है। मारपीट में दोनों के पक्षों के लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है। घटना जिले के देवरी ब्लॉक के रिछावर गांव की है। 2 दिन बाद मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में परिवार के ही किसी सदस्य के छत से बनाया था। गांव के एक ही परिवार के कमल सिंह, शंकर सिंह, ओंकार, भगवान सिंह, घनश्याम लोधी में खेत की मेड़ पर लगी तार फेसिंग हटाने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि परिवार के लोग एक दूसरे पर लाठी बरसाने लगे। जोबट उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन यहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व राज्य मंत्री और जोबट के कांग्रेस की पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे वरिष्ठ नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हंगामा किया, कुछ ने तो उनके सामने इस्तीफे तक रख दिए। उन्होंने कहा, क्या आप बाहर से कार्यकर्ताओं को बुलाओगे? अलीजाजपुर की जोबट विधानसभा सीट पर भाजपा के लिए पार्टी की आंतरिक कलह बड़ी चुनौती साबित हो रही है। रावत के पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही जोबट विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद नगर के मंडल अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे, लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सामने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।